नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को और मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे गूगल पर अक्सर जो है पूछे जाने वाला जो सवाल है, अक्सर हम पूछते हैं जो है काफ़ी लोगों को देखे होंगे कि जो गूगल पर सवाल पूछते हैं किडनी खराब कैसे होगी? कैसे होती है किडनी खराब? किडनी खराब हो जाने के क्या उपाय हैं? काफ़ी लोगों के मन में रहता है कि क्या है लक्षण किडनी खराब होने के? तो ये तमाम प्रकार के जो सवाल हैं किडनी के संबंधित, तो किडनी के संबंधित सवालों का आज हम जो है यहाँ पर एक-एक सवाल का जो है जवाब देंगे। वो सवाल जो लगभग गूगल पर पूछे जाते हैं आम लोगों के द्वारा। जिनको नहीं जानकारी है किडनी के बारे में, हम ऐसे ही सवाल को इस डायरी में लिख के आए हैं और उसी सवाल का हम जवाब देंगे आप लोगों को। तो मेरे साथ में है लोकेश और मैं प्रद्युम्न यादव। हम चर्चा करेंगे एक-एक सवाल के ऊपर। मेरे कैमरा साथी हैं दिनेश, जो कि कैमरा लेके शूट कर रहे हैं। तो लोकेश जो है आप आ जाओ थोड़ा-सा इधर और आप पूछो अपना एक-एक सवाल करके। अक्सर गूगल पे सर्च किया जाता है कि किडनी खराब क्यों होती है। तो सबसे मेन चीज़ आप मुझे ये बताओ कि किडनी खराब होने के जो सबसे मुख्य कारण है वो क्या है? तो बहुत अच्छा सवाल किया लोकेश ने। तो किडनी खराब कैसे होती है? मेन कारण क्या है किडनी खराब होने का? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, किडनी खराब होने के जो मेन कारण है वो है डायबिटीज़ और बीपी। आज अगर पूरे संसार में बात करेंगे किडनी खराब होने के कारण, तो डायबिटीज़ और बीपी है, यही मुख्य कारण है। और भी कारण है किडनी के, कुछ जेनेटिक कारण भी हो जाते हैं, कुछ किडनी के अंदरूनी जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते हैं, वो किडनी का हो गया। बट जो आम तौर पर लोग जानते हैं और जिनके घरों में अगर किडनी खराब हुई होगी तो यही कारण है। चौथा एक कारण आता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ओके, सो पॉलीसिस्टिक मतलब किडनी में गांठ बन जाता है, फिर पानी का गांठ बन बन के इन्फेक्शन तैयार हो जाता है जिस वजह से किडनी खराब हो जाती है। तो आप आपका ये आप ये चीज़ बोल रहे हो, एक तो डायबिटीज़ हो गया और बीपी हाई। तो बीपी हाई होने के मुख्य कारण क्या है? अच्छा नाइस क्वेश्चन कि लोकेश का कहना है कि मान लीजिए कि किडनी तो खराब हो गई, ठीक है, बीपी और डायबिटीज की वजह से। लेकिन डायबिटीज और बीपी कैसे हाई होता है आप ये कह रहे हो? जी। तो हम जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल जब चेंज होता है धीरे धीरे, तो वहां पर जो है एक डायबिटीज और बीपी का केस अक्सर देखने को मिलता है। अभी आज के टाइम पर अगर हम देखें, कॉमन चीजें जो बीपी को बढ़ाने की काम करती है, स्ट्रेस हो गया। जो पर्सन अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, कॉमन है उसके अंदर ब्लड प्रेशर हाई होगा। उसके साथ साथ स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं ज्यादा, उनमें बीपी हाई के केस देखे जाते हैं। और जेनेटिक कारण होते हैं। और कारण है एक्सरसाइज न करना, डेली एक्टिविटी जो रूटीन उनकी होती है, काफ़ी टाइम तक लेटे रहेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे। और साथ साथ जो है लोकेश की वो जो है डाइट में जब जो खाना खाते हैं वो बहुत फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड मतलब ऑयली, और उसके साथ साथ हाई सॉल्ट डाइट जो है लेते हैं। तो ज़्यादा नमक, ऑयली खाना, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज वगैरह न करना, लॉस वेट बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा लेना, तो ये कई कारण है जो कि बीपी को बढ़ाने के काम करते हैं। तो एक आदमी को दिन के अंदर कितना लीटर पानी पीना चाहिए, किडनी जैसे सुरक्षित रहे अपनी? अच्छा ये भी सवाल अच्छा है कि कई बार जो है आप लोग देखे होंगे कि कितना पानी पीना चाहिए, ये सवाल जो है कई बार गूगल पर सर्च करते हैं कि लोग इस कितना पानी पिए कि हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी, किडनी हेल्थी रहेगी। तो अनुमानन जब हमारी बॉडी जो है न्यूट्रल रहती है, न्यूट्रल मतलब हमारे बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट जितना चाहिए उतना है, ठीक है, तो उस समय जो है हमको मिनिमम फिर भी 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी हमको रेगुलर बेसिस पे पीना चाहिए। बट अगर वही सीजन जैसे गर्मी के सीजन आता है, तो गर्मी के सीजन में क्या होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है। स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है तो प्यास भी बढ़ती है, तो उस समय भी जो है हमको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, 3 लीटर से 4 लीटर तक, या 2 लीटर से 3 लीटर। अगर 3 लीटर भी मिनिमम पानी अगर कोई पीता है दिन भर में तो अच्छी बात है। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूंगा लोकेश की, जब हम पानी पीते हैं तो पानी जो है हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड में जाके मिल के और फिल्ट्रेशन में जो है बहुत हेल्प करता है। जो भी चीजें होती हैं हमारे ब्लड को कंसंट्रेट मतलब मोटा और पतला बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ज्यादा पानी पीते हैं देन हमारा ब्लड ठीक रहता है, कम पानी पीते हैं तो ब्लड भी कंसंट्रेट हो जाता है। ओके। तो मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, जो अपन पानी पीते अच्छा हैं एक नॉर्मल। चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें कि अगर जब हम कम पानी पीते हैं, कम पानी पिएंगे, देन हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड हमारा मोटा होगा। तो उसमें जैसे हमारे ब्लड के अंदर आप सबको पता है कि कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, यूरिक एसिड होता है,
तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करता है किडनी में जा किडनी जब फ़िल्टर करता है तो वो जब किडनी के बाहर आता है तो उसमें कई मात्रा में जब वो मोटा रहता है तो उसमें क्या होता है प्रिसिपिटेशन मतलब जमाव होने लगता है, ठीक है? तो जब जमाव होने लगता है तो उसी के कारण क्या होता है किडनी स्टोन बनने लगता है। एक एग्ज़ाम्पल आप काम पानी कम पी रहे हो और आप फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हो जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, यूरिया बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम वाली डाइट आप ज़्यादा ले रहे हो, तो वो क्या होगा वो धीरे-धीरे पानी कम होने की वज़ह से आपकी किडनी में प्रिसिपिटेट होने लगेगा, फ़िल्टर होने के बाद जमने लगेगा। तो वही जम के क्या होता है आगे जाके स्टोन बन जाता है। तो आप कभी सुने होंगे कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं कि नहीं ये तो यूरिक एसिड स्टोन था, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन था। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो है स्टोन आपको मिलते हैं क्योंकि हम पानी कम पीते हैं इस कारण से। तो मिनिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आपको कम से कम अगर बोला तो 3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है, जो अपन पानी पीते हैं उसका टीडीएस या हार्डनेस कितना होना चाहिए जो अपनी बॉडी के लिए सूटेबल हो? अच्छा ये टीडीएस हार्डनेस ये बहुत अच्छी बात है कि आम लोग को पता नहीं है टीडीएस क्या होता है और हार्डनेस क्या होता है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, ठीक है? जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है? और हार्डनेस का मतलब होता है पानी का मोटापा कितना है। अब वो कैसे हार्ड होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारी एलिमेंट्स जो है पानी के अंदर होते हैं। अब लोगों को पता नहीं होता है। आजकल आप लोग बिसलेरी का बॉटल देखे हो, ठीक है? तो बिसलेरी के बॉटल में क्या लिखते हैं कि मिनरल ऐड किया है हमने। तो वो मूर्ख बनाते हैं जस्ट पब्लिक को। क्यों मूर्ख बनाते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है। कुछ भी मिनरल्स ऐड नहीं होता है। हमारा जो है आरओ प्लांट है उसके अंदर कमांड दिया जाता है। आरओ प्लांट जो रिवर्स ऑस्मोसिस करके पानी को फ़िल्टर करने का काम करता है। तो उसमें जब हम कमांड देते हैं तो वो उसकी उसी वैल्यू के ऊपर जो है पानी को निकालता है। ऑलरेडी पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं, ज़मीन में मिनरल्स हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आर्गन, आयरन सब सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी ज़मीन के अंदर है। तो वो पानी के साथ ऑलरेडी मिली रहती हैं। अच्छा, रही बात आपका जो सवाल था कि टीडीएस और हार्डनेस हार्डनेस। कितना होना चाहिए। तो अगर नॉर्मल हम बात करें तो 150 से लेके 200 टीडीएस का अगर हम पानी यूज़ में ले रहे हैं डेली तो अच्छा है और हार्डनेस अराउंड 50 से 100। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बार किडनी खराब होने के बाद दोबारा ठीक हो सकती है वो? अच्छा ये भी अच्छा सवाल है कि एक बार किडनी खराब होने के बाद दोबारा ठीक हो सकती है। लोकेश आपने ये जो सवाल पूछा है मैं अक्सर देखता हूँ कि ये भी गूगल पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है? लोग जिसके घर में अगर मान लो किडनी खराब हो जाता है तो वो सर्च करते हैं कि थोड़ा सा अब थोड़ा आगे चल के थोड़ा बात करते हैं कि जिसके घर में किडनी खराब हो जाता है तो वो सवाल पूछते हैं कैसे ठीक होगा, क्या ठीक होता है कि नहीं होता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि किडनी जो है जब खराब होता है तो दो कारण होते हैं किडनी खराब होने के, जो कि मेडिकल टर्म में जिसका डायग्नोसिस होता है। एक बोलते हैं सीकेडी, एक बोलते हैं एकेडी, ठीक है? एकेडी या एकेआई दोनों सेम है। एकेडी मतलब होता है एक्यूट किडनी डिजीज या एक्यूट किडनी इंजरी और सीकेडी का मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है? अब एकेडी में क्या होता है अगर डायग्नोसिस है एकेडी, डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं डेफिनेटली। तो अगर एकेडी डायग्नोसिस है तो किडनी के बिल्कुल रिवर्स होने के चांसेस हैं। अगर वही डायग्नोसिस सीकेडी है देन रिवर्स होने के चांसेस नहीं है। अब एक सवाल इसमें और बनता है जो मैं ऐड करना चाहूंगा लोकेश की एकेडी होता कैसे है, जो एक्यूट किडनी इंजरी है ये कैसे होता है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि कई बार ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, अगर कोई ऐसे आदमी है जो बहुत ज़्यादा दवाई कंज्यूम कर लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिए या पेन किलर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिए, तो इसमें क्या होता है इसमें जो है किडनी में वो टॉक्सिन्स बन जाता है और किडनी के फंक्शन को कम कर देता है। कई बार लोग पॉइजन कंजम कर लेते हैं, ठीक है, तो पॉइजन के केस में भी क्या होता है कि किडनी काम करना कम कर देती है। या और कारण होते हैं जैसे किडनी में इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से। कई बार स्टोन की वजह से जो है स्टोन अब किडनी के अंदर स्टोन हो गया और किडनी के फंक्शन धीरे धीरे कम हो गए, स्टोन रिमूव करने के बाद किडनी का काम चालू हो जाता है। तो ऐसे तमाम केस हैं। अच्छा और कई बार हमने देखा होगा कि एडमिशन लिया है, लूज मोशन हो रहा है या डायरिया हो गया है ना या डेंगू हो गया, तो इस केस में भी किडनी खराब होती है। कई बार किडनी के ऊपर इम्पैक्ट जाता है तो किडनी खराब हो जाती है। इसको बोलते हैं प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब किडनी के पहले कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई कारण बना जिसके कारण से किडनी, तो इस कारण में क्या होता है धीरे धीरे किडनी काम करना चालू कर देती है क्योंकि वो डेंगू की वजह से या फिर डायरिया की वजह से हुआ है, वो ठीक हो जाता है। कई बार जो है लोकेश एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर जो है डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है। अगर किडनी ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है तो 2 डायलिसिस 3 डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि उस केस में जो लोग डर जाते हैं कि नहीं अब तो डायलिसिस करना पड़ रहा है और अब वो डर जाते हैं कि अब तो लग रहा है लंबे समय तक डायलिसिस करना पड़ेगा, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होती।
किडनी को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है ताकि किडनी अपने नॉर्मल पोजीशन पर काम करना चालू कर दे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरी किडनी खराब हो चुकी है? उसके सिम्पटम्स बताओ मुझे। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि अच्छा मैं लोकेश आपको बताना चाहूँगा ये भी सवाल जो है अक्सर गूगल पर पूछा जाता है हाँ जी। कि किडनी के सिम्पटम्स क्या हैं? किडनी फेल हो गया, हम कैसे जानेंगे कि हमारा किडनी काम कर रहा है कि नहीं? एक तो होता है साइलेंट, ठीक है? साइलेंट मतलब कई बार आप देखोगे कि कुछ पता नहीं चला और डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनको ये लगा कि नहीं यार बीपी तो ज़्यादा है हुँ, और बीपी जब ज़्यादा देखा तो डायग्नोसिस जब पूरा हुआ क्यों बीपी ज़्यादा है तो उसमें किडनी फेल दिखा। ये कई बार जो है देखने को मिलता है और अक्सर लोगों के साथ होता है। अच्छा, ये जो उम्र है ये 15 साल से लेके 30 साल, 32 साल, 35 साल के एज तक जो है ये बहुत आपको कॉमन दिखेगा कि सडन हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और उनको पता चलेगा कि बीपी ज़्यादा बढ़ गया है और आगे डायग्नोसिस करते-करते पता चला कि किडनी फेल हो गई। ये तो साइलेंट सिम्पटम्स हो गया, आपको बताया नहीं, डायग्नोसिस करने के बाद पता चला। अब मेजर सिम्पटम्स क्या होते हैं जो हमको दिखते हैं? तो पहले तो हमारे चेहरे पर सूजन आना चालू हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहला आप सूजन कहाँ पर नोटिस करोगे? आँखों की पलकों के ऊपर। ये पलक दिख रही है? हुँ, तो ये जो है काफ़ी इलास्टिसिटी होता है, मतलब इसमें काफ़ी लचीलापन होता है। तो यहाँ पर पानी एक्युमुलेट होता है। सुबह-सुबह सो के उठोगे तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहेगा। इसके साथ-साथ पफिनेस मतलब चेहरे पर भी आपके सूजन दिखेगी। हुँ। उसके साथ जो है आप पैरों में धीरे-धीरे सूजन देखोगे, है ना? पैरों में आपके स्वेलिंग आएगा और पेशाब जो है धीरे-धीरे कम होने लगेगा, ठीक है? अच्छा, ये तो जो है आपको सिम्पटम्स दिखेंगे। इसके साथ-साथ और कौन से सिम्पटम्स? भूख लगना कम हो जाएगा आपको। भूख के साथ-साथ आप कुछ खाओगे तो आपको वोमिटिंग जैसा फ़ील होगा, उल्टी नहीं होगा लेकिन फ़ील होगा, है ना? नींद नहीं आएगी आपको, घबराहट होने लगेगी, है ना? बेचैनी रहेगी और कई बार तो कुछ पेशाब से भी देख के समझ जाना चाहिए कि किडनी के कुछ फ़ेल होने के चांसेस हैं। जैसे मान लो कि सडन लाल कलर का पेशाब होने लगा, ठीक है? अगर लाल कलर का पेशाब होने लगा तो वहाँ पर भी समझना है कि नहीं, कहीं न कहीं किडनी में इन्फेक्शन है या किडनी की बीमारी है, तो उसको लाइट ना लें, हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो किडनी खराब होती है, वो अक्सर किस उम्र में आके खराब होती है? अच्छा, तो ये काफ़ी लोगों का डाउट भी रहता है और कोई ऐसे जनरल डॉक्टर्स वगैरह से पूछते भी हैं लोग के कि किडनी खराब हो गई तो किस उम्र में डॉक्टर इतनी जल्दी क्यों किडनी खराब हो गई? तो मैं आप सब लोग को बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई उम्र नहीं है या एज नहीं है लोकेश कि किडनी जो है खराब हो जाए, ठीक है? कोई भी एज में किडनी खराब हो सकती है, कई बार जेनेटिक रहता है। जेनेटिक मतलब अगर VUR जैसे किडनी अच्छे से बना ही नहीं, पैदा होने के टाइम पर ही हुँ, हुँ। किडनी अच्छे से ग्रोथ नहीं किया, है ना? या तो वहीं पर कोई रुकावट है, तो ये तो बच्चों में हो जाएगा। जैसे-जैसे बड़े होते हैं तो कुछ इन्फेक्शंस होने लगते हैं, ठीक है? अब हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं, इससे भी कई बार अगर हम वाटर इंटेक हमारा अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर भी जो है किडनी की बीमारियाँ, किडनी की इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो कोई ऐसा एज नहीं है, अगर मान लीजिए किसी को अर्ली एज में डायबिटीज़ हो गया, तो उनका अर्ली एज में किडनी फेल हो जाएगा। अगर किसी को अर्ली एज में बीपी की शिकायत हो गई, तो उनका अर्ली एज में किडनी फेल हो जाएगा। तो अगर बीपी और डायबिटीज़ है, मैं तो अक्सर कहता हूँ लोकेश, अगर बीपी और डायबिटीज़ है तो उनको मेंटेन करके चलना चाहिए उनका शुगर लेवल, उनको मेंटेन करके चलना चाहिए उनका बीपी का लेवल। तो बीपी जो है अगर किसी का है तो 130 से 140 के बीच में हमेशा ब्लड प्रेशर को रखना चाहिए। और शुगर जो है, शुगर अगर HbA1c का, HbA1c बोले तो जो शुगर का रेशो होता है, अगर उसकी बात करें तो 5 से लेके 6 तक, ठीक है? नॉर्मल रेंज, अगर मैक्सिमम तो 7 तक जो है बहुत ज़्यादा हो गया। 7 तक HbA1c को टारगेट करके रखना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग डिपेंड हो जाते हैं मेडिसिन के ऊपर। लोकेश मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मेडिसिन के साथ-साथ हमारे लाइफ़स्टाइल को भी चेंज करना है, चाहे वो जी। बीपी हो, चाहे शुगर हो, ठीक है? अब हमको एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा, है ना? हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए, बीपी को भी कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा, हमारे डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना? अगर बीपी को कंट्रोल करना है तो लो साल्ट हमको कम नमक वाला खाना खाना है, ऑयली बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है, फ्राई फूड नहीं खाना है, ठीक है? उसके साथ अगर डायबिटीज़ की बात करें लोकेश तो उसमें जो है हमको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, राइस नहीं खाना है, तो ये सारी चीज़ें जो ग्लूकोज़ को इंक्रीज़ करती है उसको हमको कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है कि मेरे पीठ के पीछे पेन हो रहा है, तो वो क्या किडनी में हो रहा है क्या? कि ये भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं लोकेश कि दर्द पेट में होगा या पीठ में होगा तो लोगों को डाउट रहता है किडनी में दर्द कर रहा है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामैन एक बार देखना कि जो हमारा किडनी का दर्द क्या होता है?
दर्शकों मैं बताना चाहूँगा जो किडनी होती है वो इस आप जगह को देख रहे हो तो साइड में होती है जो है इसमें पीछे के साइड में, तो इतने इलाके में जो है किडनी होती है दोनों साइड में, ठीक है। तो अब इसका अगर दर्द मान लीजिए कि आपको पेट में दर्द उठना चालू हुआ, ठीक है, कहाँ से, नीचे से लेके ऐसे फ्लाइंग पेन हो रहा है, ठीक है, तब आप समझ जाओगे किडनी के अंदर दर्द हो रहा है। कई बार डीप दर्द होता है साइड में, अगर साइड में जाके दर्द हो रहा है तो आप समझ जाना किडनी का दर्द है। अगर पीठ में दर्द हो रहा है, पीठ में अगर यहाँ से अगर दर्द रेडिएट होके हो रहा है तो समझ जाओ किडनी में दर्द है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन दर्द है। अब कई बार क्या होता है कि या इधर पेट में दर्द कर रहा है या नीचे पेट में दर्द कर रहा है तो एसिडिटी के भी कारण दर्द होता है। वो दर्द लोकेश जो रेडिएटिंग हो, मतलब एक जगह टिका ना हो, ऊपर से नीचे दर्द हो, ठीक है, साइड में तो समझ जाओ कि किडनी का दर्द है। मेरे 2-3 सवाल हो रहे हैं आपसे जो मैं कहूँ। जी जी बिल्कुल लोकेश। क्या एक बार डायलिसिस स्टार्ट होने के बाद क्या बंद हो सकती है अपनी डायलिसिस? तो लोकेश अभी जैसा कि हम पहले भी अब बात कर रहे थे कि किडनी जो खराब होती है दो कंडीशन में। तो अगर एक के आई है एक्यूट किडनी इंजरी, जैसा कि मैंने बताया था पॉइजन वगैरह या फिर और कोई कारण, तो हाँ उस कंडीशन में बंद हो जाती है। लेकिन अगर वही सीकेडी है, सीकेडी जैसे क्रोनिक किडनी डिसीज, तो सीकेडी के अंदर में डायलिसिस बंद होने के कम चांस रहते हैं। उसमें क्या होता है कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो सीकेडी के केस में क्या होता है, जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो जो है डाई हो जाते हैं, वो जो है काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण से कंटिन्यू डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो मेरा एक क्वेश्चन और है, जब अपनी किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस करवाना क्या सही है या गलत है? सो लोकेश बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम आम लोगों को देखते हैं, हमारे प्रैक्टिस में भी हम देखते हैं कि काफ़ी जो है पेशेंट के रिलेटिव आके पूछते भी हैं कि अब किडनी तो खराब हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या है। तो मैं सभी लोगों से यही बताना चाहूँगा लोकेश की डायलिसिस एक अच्छा ऑप्शन है आज के समय में, जो हमको जिंदा रहने के लिए एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करता है। अगर हम डायलिसिस नहीं लेते हैं देन कहीं ना कहीं हम अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। क्योंकि क्या होता है लोकेश की डायलिसिस न लेने के बाद क्या होता है, हमारे ही शरीर में पॉइजन, पानी, इस तरह की चीजें जो है बढ़ती जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के ऊपर, लीवर के ऊपर या लंग्स के ऊपर प्रॉब्लम आती है और जान चली जाती है। सर मेरा एक लास्ट तो क्वेश्चन है डायलिसिस आपसे। जो है लोकेश, डायलिसिस लेना बहुत ज़रूरी है। और डायलिसिस मैं तो सभी से कहूँगा कि जब तक का जो है आगे का कोई डॉक्टर सलाह ना दे दे तब तक डायलिसिस लेना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में लोकेश डायलिसिस तो काफ़ी सेफ है। अगर जी आज जी। की बात करेंगे तो डायलिसिस इतनी एडवांस मशीनें आ हाँ जी। चुकी हैं डायलिसिस की कि बहुत अच्छे से जो है डायलिसिस लेके काफ़ी लोग 15 साल 20 साल तक अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं ईजी से। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है, जब जी। किडनी खराब हो जाती है अपन डायलिसिस पे आ जाते हैं, तो अपने को अगर ट्रांसप्लांट कराना है तो डायलिसिस के कितने दिनों के अंदर अपन ट्रांसप्लांट कराए? तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि ये भी कई बार जिनके घर में डायलिसिस होता है लोकेश, तो वो डॉक्टर से सलाह करते हैं या और लोगों से सलाह करते हैं कि ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए, ट्रांसप्लांट करना सही है कि नहीं है, क्या सक्सेस रेट है, तमाम सवाल जो है मन में रहता है। तो लोकेश मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑप्शन है कि जैसे आपने कभी देखा है कि चलो मैं एक कहानी बताता हूँ। एक रिवर है, नदी है, और उस नदी में जो है जब हम एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं तो हम नाव का सहारा लेते हैं, जी। ठीक है। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, मान लो जब किडनी खराब हो जाता है तो हम नदी के एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। अगर हमको उस किनारे जाना है, मतलब ट्रांसप्लांट करवाना है, तो डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो डायलिसिस एक सहारा है, ट्रांसप्लांट नदी का उस पार का किनारा है ना। तो ट्रांसप्लांट करवाना बिल्कुल सही है। अगर आज की बात करेंगे लोकेश तो 95% जो है सक्सेस रेट है ट्रांसप्लांट का, और 95% अगर ट्रांसप्लांट होता है तो सक्सेस हो जाता है। 5% कुछ इन्फेक्शन हो गया या और कोई कारण, उसी केस में किडनी फेल होती है, अदरवाइज सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। ट्रांसप्लांट कराना बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी है। अब आपका सवाल ये था कि कितने समय में करा लेना चाहिए। हाँ जी। लोकेश अगर डायलिसिस शुरू हो गया और डॉक्टर ने ये कह दिया कि किडनी तो खराब हो चुकी है, दोनों किडनी एक साथ, और अब आपको जो है ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द जो है ट्रांसप्लांट का ऑप्शन जो है कर लेना चाहिए। लोकेश एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ट्रांसप्लांट हम करवाएँ तो कौन होगा डोनर? कोई कहते हैं कि अरे बहुत दूर के, चलो उनसे हम ले लें किडनी, इनसे ले लें किडनी। तो लोगों के मन में 2 सवाल रहता है। एक तो यार हम अपनी किडनी दे देंगे तो हम कैसे रहेंगे? हाँ जी। दूसरा सवाल रहता है कि एक काम करते हैं दूसरों का किडनी ले लेते हैं या जी जी। खरीद लेते हैं किडनी। हाँ जी। तो मैं लोकेश बताना चाहूँगा दर्शकों को भी कि ट्रांसप्लांट के समय में जितना नजदीकी रिश्ता होगा, ब्लड का रिश्ता, हाँ जी। हाँ वैसा जी। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ब्लड का रिश्ता रिश्ता जितना नजदीकी होगा उतना अच्छा सक्सेस रेट रहता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फर्स्ट क्राइटेरिया में कौन कौन आते हैं,
जो किडनी दे सकते हैं। तो जैसे मम्मी हो गए, पापा जी, हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, मामा भी आते हैं, नाना-नानी भी आते हैं, ये सब लोग जो है हमारे जी, फर्स्ट जो है कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? और यहाँ तक कि जो मान लो कि आपका लोग के शादी हो गया और अगर आप जो है किडनी लेना चाह रहे हो अपनी वाइफ हाँ से, जी, तो वो भी जो है सेकंड कैटेगरी में आ जाएँगी, नॉट जी, फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या है? मम्मी-पापा, मम्मी-पापा। भाई-बहन और दादा-दादी या फिर यही लोग हैं। इनका ब्लड का रिश्ता काफ़ी करीब का है, ठीक है? तो जितना जो जीन मैच करता है, उतना ही सक्सेस रेट होता है जो है किडनी ट्रांसप्लांट का। तो एक कोड है, अक्सर टेस्ट करवाते हैं एचएलए, ह्यूमन हाँ ल्यूकोसाइट जी, हाँ एंटीजन। जी। तो लोकेश हम लोग कभी एक बार ट्रांसप्लांट के ऊपर सेपरेट हम चर्चा करेंगे कि क्या-क्या टेस्ट होता है ट्रांसप्लांट में, कितना खर्चा आता है, कौन सही होता है ट्रांसप्लांट के लिए। हम अगली वीडियो में जो है डिटेल में आपसे इसके ऊपर बात करेंगे। और कोई सवाल? एक क्वेश्चन मेरा और है, जो अपन डायलिसिस पे आ जाते हैं और अपना होता है कि अगले महीने अपन ट्रांसप्लांट कराएँगे। जी। तो वो जो डायलिसिस और ट्यूबिंग लगती है, वो आई मीन रीयूज़ करवानी चाहिए या न्यू लगवानी चाहिए? तो लोकेश ये काफ़ी अच्छा सवाल है। जो लोग डायलिसिस पर रहते हैं तो वो उनके दिमाग में ना काफ़ी ये हाँ सवाल रहता है जी, लोकेश, कि वो डायलिसिस को रीयूज़ करवाना चाहिए, सिंगल यूज़ करवाना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप डायलिसिस को रीयूज़ कर रहे हो प्रॉपर डिसइंफेक्शन करा के, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्मफुल नहीं है। डायलिसिस के अंदर एक चीज़ हमको देखना रहता है जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस की कैपेसिटी। जी, अगर उस डायलिसिस की कैपेसिटी उसके फंक्शन के ऊपर 80% के ऊपर है, इसका मतलब डायलिसिस ठीक से काम कर रहा है, देन आप रीयूज़ कर सकते हो। ओ और बेटर होगा अगर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हो, उस कंडीशन में आपको सिंगल यूज़ डायलिसिस बेटर रहता है, क्योंकि कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो, इस कारण से। तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद में अपन को किन-किन चीज़ों से ध्यान रखना चाहिए कि जिस जो अपने ट्रांसप्लांट हुआ है वो अच्छे से हो रहे? ट्रांसप्लांट कराने के बाद में जो है, हमको मेजर चीज़ जो है, हम इन्फेक्शन से बचें, क्राउड जी, वाली जगह पे नहीं जाना जी, चाहिए हमको। हम जो खाना खा रहे हैं, हेल्थी डाइट लेना चाहिए, बहुत फास्ट फूड डाइट नहीं लेना चाहिए। तो 6 महीने तक का थोड़ा-सा हमको गैप रखना पड़ता है। 6 महीने तक हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हमारी किडनी में जल्दी इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ़ अपना जी सकते ओ हैं। और कोई सवाल? नहीं सर हो गया चलेगा, बस। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे लोकेश बात करके। मिलेंगे हम किसी दूसरे वीडियो में। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने साथियों के साथ, अपने घर परिवार के साथ और ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे हम अपने इस चैनल के माध्यम से। जय हिंद।